हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी यहाँ पर जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीवी। तो प्रीवियस ईयर में जिस भी कॉन्सेप्ट से आपको रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस आए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए आरबीडब्ल्यूएम का चैप्टर लेकर आई हूँ। 14 नंबर चैप्टर चल रहा है हमारा। जिन्होंने भी अभी तक हमारे आरबीडब्ल्यूएम का प्लेलिस्ट नहीं देखा है, गाइज मैं बता दूं आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीपी दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाए और बढ़िया तरीके से वहां पे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ आपको और एक आपको एज अ होमवर्क देती हूँ ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और बढ़िया तरीके से जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पर कर सको। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर 10 से 15 मिनट का, बहुत लंबा वीडियो होता नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। आप ऑफिस आवर्स के बाद भी या आप लंच आवर्स में भी इसको देख सकते हैं। तो तैयारी कीजिए अगर आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए एंड सच में अगर आप सीरियस हैं कि आपको जैब 2025 इस बार क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 1 को देखते हैं। उससे पहले मैंने चैप्टर 13 के पार्ट 2 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था मेरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैकेथॉन लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इनकरेज इनोवेशंस इन एआई टेक्नोलॉजी। 4 ऑप्शंस थे आपके पास, हैक एआई, कोड फॉर बैंक, एआई इनोवेटर्स चैलेंज एंड टेक बैंक हैकेथॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या था, कोड फॉर बैंक। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी पे क्लिक किया है या जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी बताया है करेक्ट आंसर है आप लोगों का, तो आपको इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना है गाइस। आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रही हूँ, सारी चीजें बता रही हूँ, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। तब देखें, वीडियो को देखें, बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करें। चलिए अब हम चैप्टर 14 में हॉलीडे और मोरेटोरियम पीरियड के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली ये हॉलीडे पीरियड या मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? तो बिल्कुल जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है, छुट्टी वाला पीरियड। तो छुट्टी वाले पीरियड का क्या मतलब है, जैसे कि आपने कोई लोन लिया, जब आपने लोन लिया तो इंस्टेंट आपका ईएमआई नहीं लगता है, कुछ टाइम पीरियड, किसी किसी केस में मैं बताऊंगी किस किस केस में हॉलीडे और मोरेटोरियम पीरियड होता है। तो किसी किसी केस में आप देखेंगे कुछ टाइम पीरियड बैंक आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, उस टाइम पीरियड में ना तो आपको कोई ईएमआई भरना होता है ना ही कोई इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, उसको हम हॉलीडे और मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किस किस केस में हॉलीडे पीरियड होता है, मोरेटोरियम पीरियड होता है। तो अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एजुकेशन लोन के केस में आप देखेंगे जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो 4 साल या जो भी आपके डिग्री का टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल लगा, बीएससी कर रहे हैं तो हो सकता है आपका 3 साल लग रहा है। तो जो भी आपका टाइम पीरियड होता है जिस वक्त आप एजुकेशन करते हैं उसके साथ प्लस 1 साल और आपको मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको कोई भी ईएमआई इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं करना होता है। उसके बाद आपसे यहाँ पर लोन ईएमआई लिया जाता है। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको चैप्टर 9 में बताया है जब मैं होम लोन एजुकेशन लोन पढ़ा रही थी कि क्या मोरेटोरियम पीरियड होता है। नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और जाके पढ़े उसको। ठीक है, दूसरा है आपका हाउसिंग लोन के केस में भी हॉलीडे पीरियड होता है। तो ये कौन सा पीरियड होता है, तो कंस्ट्रक्शंस के केस में देखेंगे 18 मंथ का आपका हॉलीडे पीरियड होता है। यानी कि अगर आपने कोई जमीन खरीदा है, अंडर कंस्ट्रक्शंस है, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो 18 मंथ तक कोई ईएमआई नहीं लगता है। ठीक है, और अगर आप घर परचेस कर रहे हैं तो 3 मंथ्स आपका इसमें हॉलीडे पीरियड होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको समझ जाना है कि हॉलीडे पीरियड और मोरेटोरियम पीरियड होता क्या है। आगे चलते हैं, डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग की बात करते हैं। ये डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब होता है कि कोई इंसान अगर अपने लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है तो वो डिफॉल्टर के केस में आ जाता है। ठीक है, 90 डेज आपका टाइम पीरियड होता है। 90 दिन के अंदर अगर आप नहीं पे कर पाते हो अपने लोन को तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, इसको हम डिफॉल्ट बोलते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर एक कस्टमर को और एक बैंक को अगर गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक से तो मेक श्योर करें कि जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उसी पर्पस में उसका आप यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन के ही यूज के लिए उसका इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनल लोन ले रहे हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। दूसरा,
अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक से तो टाइमली उसका इंटरेस्ट और ईएमआई पे करना चाहिए, जिससे आपका और बैंक के बीच एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन रहे। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जब भी बोरोवर कोई भी नेसेसरी अपडेट्स प्रोवाइड करता है, यानी कि मान लीजिए आपने लोन लिया, तो आप मान लीजिए होम लोन ले रहे हैं, तो सारे के सारे यहाँ पर नेसेसरी अपडेट्स जो होंगे रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, पहला काम तो बैंक का होगा आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखे। सब कुछ बताएगा कि कितना टाइम पीरियड बाद अगर आप लोन नहीं रीपे करोगे तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा, अकाउंट से एनपीए हो जाएगा, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखना है। दूसरा, एज अ कस्टमर आपका काम क्या है, अगर आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेते हो, तो कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी बिजनेस, अगर आप सिक्योरिटी के देते हो, कोलेटरल्स देते हो बेसिकली, तो आपको बैंक को सारी डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें जेन्यून देनी होगी। ऐसा नहीं कि कुछ फेक आप बैंक के साथ धोखा नहीं कर सकते, ना बैंक आपके साथ करेगी ना आप बैंक के साथ करोगे। तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहना चाहिए। ट्रस्ट की बात करूं तो ट्रस्ट आप तभी बिल्ड कर पाओगे जब आप एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, उनका अकाउंट दिवालिया घोषित हो गया, एनपीए हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर अनफेयर मीन्स से कस्टमर से पैसे निकालोगे या डरा धमका के कुछ मतलब इस तरीके का यूज करके आप पैसे नहीं निकाल सकते। अब इससे क्या होगा, आपके और कस्टमर्स के बीच, यानी बैंक और कस्टमर्स के बीच एक रिलेशनशिप खराब होगा, और जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंक जो है कस्टमर्स को सर्व करने के लिए ही बनाया गया है। तो बीइंग अ बैंक और बीइंग अ कस्टमर, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशन अच्छा रहे, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं डिफॉल्ट के? भैया डिफॉल्ट तो कोई भी अकाउंट हो सकता है, तो क्या क्या रीजन होते हैं? पहला तो रीजन होता है, हो सकता है इंटरेस्ट रेट में कोई फ्लक्चुएशंस आ गया, मतलब पहले 7% लग रहा था, फ्लोटिंग रेट पे अगर आपने इंटरेस्ट लिया है, तो हो सकता है अभी उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया हो 8% या 18% या 10%, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफॉल्ट के चांसेस, मतलब कस्टमर इतना पे नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। रीपेमेंट स्ट्रगल आ रहा है, यानी कि हो सकता है उसने लोन तो लिया लेकिन कुछ टाइम बाद उसका जॉब चला गया, कोई बिजनेस में सेटबैक्स हो गया, तो इस तरीके के आपको डिफॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर डिफॉल्ट ऐसा ही होता है, बहुत सारे डिफॉल्ट तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ के किए हुए होते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम रीशेड्यूलिंग के बारे में पढ़ते हैं। रीशेड्यूलिंग क्या होता है? रीशेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, होम लोन लिया, ठीक है, अब 10 साल के लिए आपने होम लोन लिया, लेकिन आपका यहाँ पे हर महीने 50,000 या 1 लाख मान लीजिए ईएमआई जाता है। अब क्या हुआ कि ये अमाउंट इतना ज्यादा था कि आप पे नहीं कर पा रहे हो, या आपको इतनी कमाई नहीं हो रही है कि आप 1 लाख हर महीने रीपे कर पाओ। तो अब आप क्या करोगे, बैंक के पास जाते हो, बैंक को अपना जेन्यून रीजन बताते हो और इनको बोलते हो कि जो मेरा लोन रीपेमेंट पीरियड है, जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, आप उसको बढ़ा दो। तो वो बैंक क्या करती है, चेक करती है कि ठीक है, जेन्यून है चीजें, तो वो यहां पर आपका क्या करती है, रीपेमेंट टेन्योर जो होता है, लोन को पे करने का टेन्योर इंक्रीज कर देती है। यानी कि 10 साल था, तो हो सकता है बैंक यहाँ पे 15 साल कर दे। और जैसे ही आपका टेन्योर इंक्रीज होता है, इसका ये मतलब हुआ कि आपके ईएमआई कम लगेंगे हर महीने। अब जो 1 लाख लग रहा था, क्योंकि अब वो 15 साल के लिए ईएमआई का टेन्योर एक्सटेंड हो गया है, तो आपको हर महीने हो सकता है 50,000 देना पड़े। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रीशेड्यूलिंग। ठीक है, आई होप आपको रीशेड्यूलिंग समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे हाउसिंग लोन के केस में, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, हर केस में आपको रीशेड्यूलिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहां पर 2 टाइप्स के डिफॉल्ट होते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन या बैंक या कस्टमर्स के सेटबैक की वजह से हो सकता है। यहां पर आपको विलफुल डिफॉल्ट भी देखने को मिलता है। तो 2 डिफॉल्ट होते हैं जिससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पहला है जेन्यून डिफॉल्ट एंड दूसरा है विलफुल डिफॉल्ट। तो जेन्यून डिफॉल्ट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर हम विलफुल डिफॉल्ट को समझेंगे। तो जेन्यून डिफॉल्ट के केस में आप क्या देखते हो कि पर्सन जो है लोन को रीपे तो करना चाहता है, लेकिन उसके पास लोन रीपे करने का पैसा नहीं है, यानी कि इनके पास जेन्यून रीजन है जिसकी वजह से इनका अकाउंट डिफॉल्ट हो रहा है। तो वो जेन्यून रीजंस क्या हो सकते हैं? तो हो सकता है कोई सैलरीड आपका बोरोवर हो, या सैलरीड आपका जो कस्टमर है
तो उसका जॉब लॉस हो गया हो, उसने मान लीजिए 2 महीना पहले कोई पर्सनल लोन लिया, ठीक है, या कार लोन लिया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने लिया तो 3-4 महीने उन्होंने बढ़िया तरीके से लोन को पे किया, फिर 5वें महीने से क्या हुआ, वो लोन नहीं रीपे कर पा रहे। तो इसके पीछे कारण क्या था कि उनका जॉब लॉस हो गया है, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोन्स को रीपे कर पाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेन्यून या पर्सनल सेटबैक हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक एंटरप्रेन्योर है, नया बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, लोन लिया, अच्छा खासा लोन लिया बैंक से, स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बढ़िया चल रहा था, अचानक से आप देखेंगे कि बिजनेस में सेटबैक, काफी सारे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, सडन आप देखेंगे गिरावट हो रहा है, लॉस हो रहा है उनको। तो ये सारे क्या है, जेन्यून है। अब तो ये कस्टमर्स के भी हाथ में नहीं था कि इस तरीके की परिस्थिति उनके पास आ सकती है। तो इसको हम बोलते हैं जेन्यून डिफॉल्ट, ठीक है। अब जेन्युइन डिफॉल्ट जो होता है बिल्कुल टेम्पोररी होता है। तो कस्टमर्स को यहाँ पर बैंक अंडरस्टैंड करती है, और ऐसा नहीं है कि बैंक से आपने लोन लिया है और जेन्युइन डिफॉल्ट है फिर भी आपको पेनल्टी चार्ज लगा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे जेन्युइन डिफॉल्ट्स होते हैं तो चीजें माफ भी कर दी जाती है, टाइम पीरियड आपका रीशेड्यूल कर दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। इसको हम डिफॉल्ट, जेन्युइन डिफॉल्ट बोलते हैं। दूसरा होता है आपका विलफुल डिफॉल्ट। ये विलफुल डिफॉल्ट क्या है, इसका मतलब है आपके पास पैसे भी है, आपके पास सब कुछ है, बट आप लोन को रीपे नहीं करना चाहते हो, आपका इंटेंशन ही नहीं है लोन को रीपे करने का, मैलाफाइड इंटेंशन है, उसको हम बोलते हैं विलफुल डिफॉल्ट। मतलब जानबूझ के अपने अकाउंट को दिवालिया कराना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या विलफुल डिफॉल्ट्स में सिचुएशंस आ सकते हैं। तो देखिए, बोरोवर्स के पास जैसा मैंने कहा एबिलिटी तो होती है, बट वो रीपे नहीं करेंगे लोन को, होने दो, दिवालिया घोषित होने दो, ठीक है। लोन्स जो है, अगर आपने पर्पस यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप उसका घर के यानी अपने लग्जरियस आइटम को खरीदने में या अपने कंफर्ट के लिए अपने होम में इस्तेमाल कर रहे हो। तो यानी कि रीजन कुछ और था लोन लेने का, इस्तेमाल कहीं और कर रहे हैं, तो कहाँ से आप भर पाओगे जब आपकी इंक्रीमेंट ही नहीं होगी। जैसे आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं करो तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो एक ये भी होता है जिसमें आपने फंड को डाइवर्ट कर दिया बेसिकली। तीसरा आपका होता है उस पैसे का मिसयूज करना, ठीक है। मिसयूज करना मतलब आपने उसको किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, किसी और पर्पस के लिए आप उसका यूज कर रहे हैं। लास्ट जो आपका होता है, आपने जो भी प्रॉपर्टी थी या जिस पे भी लोन लिया होगा, लोन अगेंस्ट अगर आपने सिक्योरिटी ली है तो बिना बैंक को इन्फॉर्म किए उस सिक्योरिटी को बेच दे रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आप बैंक को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो, पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो इधर उधर, जिस पर्पस के लिए लिया उस पर्पस में यूज नहीं कर रहे हो, और साथ के साथ जो भी आपने सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को दिया था उसको भी आपने बेच दिया बिना बैंक के परमिशन के, बिना बैंक की जानकारी के। तो ये सब क्या होता है कि जानबूझकर किया हुआ ये सारा हरकत होता है, तो जानबूझ के अकाउंट्स को डिफॉल्ट किया जाता है। अब इस केस में ना बैंक पेनल्टी लगाती है, क्योंकि ये तो जानबूझ के किया हुआ चीज है, डेलिबरेटली आप कर रहे हो, नेगेटिव एटीट्यूड है आपका, तो इस केस में आपको पेनल्टी मेजर्स लगते हैं। तो क्या क्या पेनल्टी मेजर्स लगते हैं, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। हम डिफॉल्ट, आपका जेन्युइन डिफॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और विलफुल डिफॉल्ट के पेनल्टी मेजर्स के भी बारे में सारी जानकारी कल लेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रही हूँ और एक आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ गाइज। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब लिखिए और बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि हॉलीडे एंड मोराटोरियम पीरियड क्या होता है लोन के केस में। 4 ऑप्शंस है। व्हेन पर्सन बोरोवर्स मस्ट रीपे बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, period when no repayment of a principal is required, period when no repayment of interest is required, and period when the loan tenure is extended। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी प्रिंसिपल आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है, उस समय आप कोई भी रिपेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन पूछा है विलफुल डिफॉल्ट ऑकर्स व्हेन द बोरोवर, 4 ऑप्शन है, सेल्स एसेट्स प्रोवाइडेड एज अ सिक्योरिटी विदाउट इन्फॉर्मिंग द लेंडर एंड फेसेस अनएक्सपेक्टेड बिजनेस लॉसेस, सफर्स अ मेडिकल इमरजेंसी एंड पेज EMI रेगुलरली। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा विलफुल डिफॉल्ट के अंदर में आता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, तो चैट सेक्शंस में आप लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए। कल हम और भी ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेंगे, यानी कि पेनल्टी मेजर्स वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना गाइज ना भूले।
सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस, हर अपडेट टाइमली मिलते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।